हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। उसके बाद से हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी अपफ्रंट में। और तो और आपको तभी फीस नहीं पे करनी अगर आपका 5 लाख से कम का पैकेज लगता है पर एनम। तो हमारा इसके साथ साथ एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे लॉन्च पैड पे आने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आके लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करोगे तो आप यहाँ पे लॉन्च पैड पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे कोर्सेज के बेसिक्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए बना रखे हैं ट्रैक्स, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपको मिल जाएंगे कोर्स ट्रैक। और यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो और ये बिल्कुल भी फ्री है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप अपने डाउट्स क्विजेस सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मान लो अगर आप पाइथन सीख रहे हो या सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो उसके लिए आपको कोई प्लेग्राउंड मतलब कोई एडिटर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देन एंड देयर हमारी वेबसाइट में कोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अपने वीडियो पे आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज के वाले इस वाले वीडियो में, जो हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, लास्ट में हमने इंट्रो देखा था क्या क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से जो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है एफ सी एफ एस एंड एस जे एफ। ठीक है, एफ सी एफ एस एंड एस जे एफ। तो थोड़ा सा समझते हैं एफ सी एफ एस और एस जे एफ में क्या होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफ सी एफ एस स्टैंड फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये तो डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म हो गया इसका। और इसी में मतलब सब कुछ क्रक्स, इसका क्रक्स छुपा हुआ है, क्या है इसका वर्किंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। द प्रोसेस विच अराइव फर्स्ट विल बी शेड्यूल्ड फर्स्ट। मतलब जो भी प्रोसेस आपका सीपीयू को पहले मिल जाएगा वो प्रोसेस सीपीयू उसको पहले एग्जीक्यूट करा देगा। जैसे कि मान लो सीपीयू ये है हमारा सीपीयू, और ये जॉब प्रोसेस P1 आ रही है, P2 आ रही है, P3 आ रही है। तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? जिस ऑर्डर में पहले आया है जो प्रोसेस वो वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 पहले आया तो P1 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। P2 पहले आया, P2 सेकेंड आया तो सेकेंड टाइम में एग्जीक्यूट होगा। P3 सेकेंड थर्ड टाइम में आया तो P3 तीसरी बारी एग्जीक्यूट होगा। और P3 तब तक नहीं एग्जीक्यूट हो सकता जब तक ये दोनों प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर लें। एक चीज़ यहाँ लिख रखी है मैंने, एफ सी एफ एस सफर्स कॉन्वॉय इफेक्ट। इस पर थोड़ी देर में आते हैं, इसको मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। ठीक है, और ये नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। नॉन प्रिएम्प्टिव मतलब यही कि जैसे ये सी पी यू है P1, अगर P1 CPU को एक्सेस कर रहा है, मतलब एट ए टाइम P1 CPU से एग्जीक्यूशन करवा रहा है, तो देन कोई दूसरा प्रोसेस P2 उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो P1 को रोक देगा और अपना एग्जीक्यूशन करा लेगा, ऐसा नहीं है। मेरा अजम्पशन यहाँ पे ये है कि ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं इनको किसी को आईओ टाइम नहीं चाहिए, इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जिस डेटा स्ट्रक्चर से हम एस को इम्प्लीमेंट करते हैं उसका नाम है क्यू। तो थ्योरी में बस इतना ही पूछा जा सकता है। और मैं थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल समझा देता हूँ। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या है? कॉन्वॉय इफेक्ट के लिए जैसे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिसमें हम कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम सारा कैलकुलेट करेंगे। पी नंबर से मतलब प्रोसेस नंबर, ए टी मतलब अराइवल टाइम, बी टी मतलब बर्स्ट टाइम। तो देखो जब भी प्रोसेस शेड्यूल होती है उससे पहले क्यू बनती है। क्यू मतलब जो प्रोसेस मतलब जिनको सीपीयू रेडी करा के रन कराने के लिए रेडी टू रन स्टेट में भेजते हैं ना, उनकी क्यू बनती है जिसको बोलते हैं रेडी क्यू। ठीक है, तो रेडी क्यू से हम क्या करेंगे, प्रोसेस को उठाएंगे और रनिंग स्टेट में भेजेंगे। ठीक है, और रनिंग स्टेट के लिए हम यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के गैंट चार्ट बना रहे हैं। गैंट, इसको गैंट चार्ट बोलते हैं, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में हम क्या करेंगे, वेरियस टाइमलाइन पे देखेंगे कौन कौन सा प्रोसेस शेड्यूल हो रहा है। और मैं यहाँ पे t=0 मान रहा हूँ, टाइम स्टार्टिंग यहाँ पे t0 है। t0 करके कुछ होता नहीं है, बट यहाँ मैं अभी अपना रेफरेंस स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये अभी से देखेंगे। t0 पे क्या कोई प्रोसेस अवेलेबल है? इसमें देखो, इसका अराइवल टाइम 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो t0 पे कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, रेडी क्यू खाली है, मतलब कोई प्रोसेस सीपीयू से एग्जीक्यूट कराना नहीं चाहते। तो t=1 जैसे हुआ, जैसे मेरा टाइम 1 हुआ, मान लो जैसे टाइम पास हुआ 1 हुआ, तो कौन सी प्रोसेस अवेलेबल होगी? P1 और P2। तो P1 और P2 रेडी क्यू में एग्जीक्यूट आ जाएंगी। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, पिकअप करेगा कि मतलब किसको पिक किया जाए। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पहले पूछेगा कि दोनों का अराइवल टाइम क्या है, क्योंकि कौन सा एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो बोलेगा कि दोनों का अराइवल टाइम सेम है,
सेम है, फिर मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम P1 मतलब उसके जो प्रोसेस का नेम है, आईडी नंबर है, P1 कह लो, इसका एक आईडी नंबर है, और 2 इसका आईडी नंबर है। जिसका आईडी नंबर पहले मतलब लेसर होगा उसको पहले शेड्यूल किया जाएगा। तो यहाँ पे P1 शेड्यूल हो गया। अच्छा, P1 शेड्यूल हो गया मतलब कि P1 ने CPU को अभी एक्सेस कर रहा है, P1 CPU को एक्सेस कर रहा है, और P2 पीछे लगा हुआ उसके। P1 कब तक करेगा? 10 सेकेंड तक। क्यों? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 10 है। तो P1 क्या करेगा, 10 सेकेंड के लिए CPU को होल्ड करके रखेगा। तो अभी क्या होगा, टाइम इक्वल टू 1 है। अब कब तक करेगा एग्जीक्यूट? 10 सेकेंड के लिए। 1 में 10 ऐड कर दो तो ये हो गया 11। तो T इक्वल टू 11 पे ये क्या होगा, एग्जीक्यूशन मेरा P1 ख़त्म हो जाएगा। और ये यहाँ पे CPU क्या है, आइडियल है। क्यों? क्योंकि कोई प्रोसेस रेडी ही नहीं थी एग्जीक्यूट होने के लिए इससे पहले वाले में, T इक्वल टू 0 से 1 में। बट T इक्वल टू 1 से लेके 11 में, इस स्पैन में CPU P1 ने अपना पूरा एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लिया। अच्छा, लेकिन जैसे ही देखो T इक्वल टू 2 हुआ होगा, मेरा P3 भी तो अवेलेबल हो गया होगा। क्यों में P1 ख़त्म हो गया लेकिन P3 तो अवेलेबल हो गया इसमें। अब P3 अवेलेबल हो गया, अब उसके बाद से दोबारा हम क्यू में जाएंगे, पूछेंगे क्यू में कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है, क्या क्यू वेकेंट है, क्यू खाली है? नहीं, क्यू तो नहीं खाली है। कौन कौन से प्रोसेस हैं? P2 और P3 अवेलेबल है अभी भी। बट आप कौन सा एल्गोरिथम हम यूज़, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं? FCFS। तो पहले कौन आया है? P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1। तो 11 से लेके 12 तक P2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब उसके बाद से देखो P3 को कितना टाइम चाहिए? P2 एग्जीक्यूट होगा और क्यू से बाहर आ जाएगा। क्यू से बाहर आ गया। अब P3 को कितना टाइम चाहिए? 2 सेकेंड्स का। तो P3 यहाँ पे आएगा और शेड्यूल हो जाएगा, 2 सेकेंड लेके शेड्यूल हो जाएगा। अब P3 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब देखोगे ये जो रेडी क्यू है ना, ये खाली है, यानी कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस मतलब रेडी थे रन होने के लिए वो रन हो गए। अब यहाँ पे हम अपना गैंट चार्ट क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद से टेबल फिलअप करना चाहते हैं। P3 का कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम पीछे से आएंगे आगे। तो ये P3 कंप्लीशन टाइम हो गया 14। P2 का कंप्लीशन टाइम पीछे से आएंगे 12 हो गया। P1 का कंप्लीशन टाइम 11 हो गया। ओके। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम मतलब जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो और कब वो अराइव हुआ था, उन दोनों का डिफरेंस, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 11 माइनस 1 हो गया 10, 12 माइनस 1 11, 14 माइनस 2 12। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालेंगे, इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो P1 जैसे ही आया वैसे ही शेड्यूल हो गया, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा, ऑब्वियस है। और P1 P2 यहाँ पे साथ में आए थे, बट P2 शेड्यूल हुआ कितने बाद? 10 सेकेंड बाद। तो उसका वेटिंग टाइम कितना आना चाहिए? 10। वही आ रहा है, 11 माइनस 1 10 आ रहा है। और P3 शेड्यूल कब हुआ? 12 पे। तो उसका वेटिंग टाइम कितना आना चाहिए? बट उसका वेटिंग टाइम कितना आना चाहिए? 12 माइनस 10 वेटिंग टाइम। क्यों? P3 कब अराइव हुआ? मेरा 2 पे, बट शेड्यूल कब हो रहा है? 12 पे। मतलब T इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो अराइव हो रहा होगा P2 P3, बट वो शेड्यूल कब हो रहा है CPU में? T इक्वल टू 12 पे। तो इतने ड्यूरेशन के लिए उसने क्या किया? वेट किया। किसका? CPU खाली होने का, ताकि वो शेड्यूल हो सके। तो उसका वेटिंग टाइम कितना आएगा? 12 माइनस 2 सिंपली 10। ओके। तो ये हमारा टेबल फिलअप हो गया। अब हम इसका एवरेज निकालें, इस वाले केस में एवरेज निकालें। एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा इसका? एवरेज वेटिंग टाइम 10 + 10 डिवाइड बाई 3, अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा। डेसिमल में नहीं जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। अभी इस वाले प्रोसेस के लिए देखो, सॉरी इस वाले एग्जांपल के लिए नीचे नीचे जो है, मतलब तो एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है। नीचे वाले एग्जांपल में देखो मैंने क्या किया है, बस P1 का बर्स्ट टाइम कम कर दिया है। ठीक है। और उसको पहले शेड्यूल करा दिया है। मतलब यहाँ पे जो बड़े प्रोसेस हैं वो बाद में शेड्यूल हो रहे हैं, और इस वाले में जो बड़े प्रोसेस हैं, मतलब जिनको ज़्यादा CPU चाहिए, वो पहले शेड्यूल हो रहे थे। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है, और तभी आपको समझ में आएगा कौन सा इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, फिर से वही रेडी क्यू बनाई अपनी, इसलिए कि कौन से प्रोसेस रेडी हैं, मतलब रन होने के लिए रेडी क्यू बनाई मैंने। अब उसके बाद से मैंने अपना गैंट चार्ट बनाया। गैंट चार्ट में क्या आएगा देख लो। अराइवल टाइम T इक्वल टू 1, T इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ, 0 से 1 तक मेरा CPU आइडियल रहेगा, क्योंकि मेरी रेडी क्यू में कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, मतलब CPU को कुछ भी शेड्यूल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्यू एम्प्टी है। और T इक्वल टू 1 जैसे हुआ, देखो दो प्रोसेस वापस से आ गई, P1 और P2 CPU में आ गई।
अब इसमें देखो अराइवल टाइम कौन कौन पहले है, दोनों का सेम है तो प्रोसेस आईडी पे जाएंगे। P1 का मान लेते हैं छोटा है तो प्रोसेस आईडी P1 है, शेड्यूल हो जाएगा। P1 कब तक CPU को होल्ड रखेगा, जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। तो P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा T=2 पे, क्योंकि उसको चाहिए 1 सेकेंड और इस ड्यूरेशन की टाइम है 1। अच्छा, उसके बाद से P2 शेड्यूल होगा, ठीक है। बट T=2 पे देखो P3 पे तो आ चुका होगा हमारे क्यू में, और ये क्यू से बाहर हो जाएगा एग्जीक्यूट करने के बाद से। अच्छा, T=2 हुआ तो हमारे क्यू में कौन सा प्रोसेस है 2, तो उसको शेड्यूल कराओ, लेकिन उसको कब कितने देर के लिए CPU चाहिए, 2 सेकंड के लिए। तो 2 से 2 सेकंड और लेना है तो हमें कितना टाइम जाना पड़ेगा, 4 सेकंड तक, तो उसको P2 मिल जाएगा। उसके बाद से हमारा ये P2 एग्जीक्यूट करा के P2 बाहर आ जाएगा। अब देखो क्यू में कौन सी प्रोसेस है, P3 को कितने देर के लिए CPU चाहिए, 10 सेकंड के लिए, तो यहाँ से P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 + 4 14। ओके, तो इसमें अब देखो कंप्लीशन टाइम ज़रा देखो, P3 का आया 14, P2 का कितना आया 4, P1 का आया कितना 2 आया। टर्न अराउंड टाइम जब यहाँ पे निकालोगे आएगा 1, और 4 - 1 3 आएगा, 14 - 2 12 आएगा। वेटिंग टाइम आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 0 1 और 2। देखो कितना सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया हमारा वेटिंग टाइम। इसमें क्या आ रहा है 0 10 10, और इसमें 0 1 2 आ रहा है, इसमें एवरेज 1 आ रहा है, इसमें एवरेज 6 आ रहा है। तो कॉन्वे इफेक्ट यही है कि अगर आप जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जनरली पाया जाता है इसको, और कॉन्वे इफेक्ट वही है कि जैसे अगर बड़ी प्रोसेस जिनका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है वो पहले ही CPU को मिल जाए, तो उसकी वजह से बाकी जो उसके पीछे क्यू में जितनी भी प्रोसेस हैं वो स्टार्व करने लगेंगी। तो इसी को हमने कॉन्वे इफेक्ट कहा। और FCFS में बस इतना ही पूछेंगे इंटरव्यूअर, और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो SJF है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बट क्या शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्ट, जैसे एग्जांपल दिया मैंने P1 P2 P3 7 5 1, ठीक है। तो इसमें जो क्राइटेरिया है प्रोसेस को शेड्यूल करने की वो है क्या, शॉर्टेस्ट क्या, बर्स्ट टाइम। शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी होगी, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, मतलब जिसको CPU कम टाइम के लिए चाहिए होगा, उसी को शॉर्टेस्ट कहेंगे ना। शॉर्टेस्ट जॉब वही होगी। तो कहा है और कह रहा है ये सेलेक्ट द प्रोसेस अवेलेबल विच हैज़ लीस्ट बर्स्ट टाइम, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम हो। अब अवेलेबल क्यों कहा है, क्योंकि जो हमारी क्यू में तब तक शेड्यूल होने के लिए अवेलेबल है, मतलब रेडी टू रन प्रोसेस है, उनमें से चुनना है, ना कि ओवरऑल। जैसे अगर तुम कहो कि थोड़ा सा सोचें कि इसमें शेड्यूल किसको करेंगे पहले, तो तुम बोलोगे 1 को, बट नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट T=1 पे अवेलेबल कौन सा प्रोसेस है, सिर्फ 7 वाला है, तो यही वाला एग्जीक्यूट होगा। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक बारी हमने जिस जॉब को चुन लिया तो उसको एग्जीक्यूट करा के ही छोड़ेंगे। शॉर्टेस्ट जॉब पिक्स द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल फॉर इट डज नॉट गारंटी दैट पिक जॉब इज शॉर्टेस्ट। जैसे मान लो T=1 पे हमने इसको 7 को पिक किया, बट क्या ये शॉर्टेस्ट है, नहीं ना। हाँ, शॉर्टेस्ट तो 1 है, तो ये कोई गारंटी नहीं करता SJF कि हम शॉर्टेस्ट जॉब को ही उठाएंगे सबसे पहले। डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन हीप यूज़ करेंगे। एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम थ्रूपुट देता है हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे छोटे वाले जॉब्स को तुम जो भी अवेलेबल हैं अवेलेबल से उठाओगे, उसको एग्जीक्यूट करा दोगे, तो एक पर यूनिट टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो थ्रूपुट तो ज़्यादा हो ही गया, और एवरेज वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे 10 प्रोसेस है, मान लो 5 ही प्रोसेस ले लो, P1 है, P2 है, P3 है, इन दोनों की शॉर्टेस्ट है, तो ये दोनों पहले ही शेड्यूल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ये लास्ट में होगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम जब भी निकालोगे तो SJF का कम आएगा, ठीक है। स्टारवेशन क्या है, अगर मान लो जैसे एक जॉब है जिसको 10 सेकेंड चाहिए, एक जॉब है जिसको 5 सेकेंड चाहिए, और एक जॉब है 20 सेकेंड चाहिए, ऐसे करके 100 जॉब्स, और मतलब 100 जॉब्स कह रहा हूँ, 2 और जॉब ले लो, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड वाली। सबसे पहले ये सारी रेडी क्यू में है, मतलब रेडी है, रेडी टू रन है, तो ये किस वाले स्टेट में आएंगे, अवेलेबल मतलब रेडी टू रन में है, इनको हम रन करा सकते हैं। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। सबसे पहले कौन वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, 1 सेकेंड शॉर्टेज ऑफ, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये 20 वाला सेकेंड वाला देख लो लास्ट में पुश होता आ रहा है, तो जो भी लॉन्गर मतलब बड़ी प्रोसेस होंगी वो लास्ट में शेड्यूल होते जा रहे हैं, पुश होते जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या आ गया कि स्टारवेशन हो रहा है लॉन्गर जॉब्स का, मतलब स्टार कर सकती हैं बड़ी वाली जॉब्स। और इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड सिंस बर्स्ट टाइम कैनॉट बी प्रिडिक्टेड प्रायर टू एग्जीक्यूशन।
कोई प्रोसेस कितना सेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने में, मतलब कितने सेकंड के लिए इसको सीपीयू चाहिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम पहले ही पता कर लें, तो इसलिए कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, तो ये था। अब इस वाले न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं और वही एवरेज वेट टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, मेरा प्रोसेस P1 है। पहले सिंपली क्या करो, अवेलेबल प्रोसेस है। अवेलेबल प्रोसेस मतलब हो गया रेडी क्यू बनाओ, रेडी क्यू। कौन सी प्रोसेस, रेडी टू रन है, रेडी क्यू। ठीक है, रेडी क्यू यहाँ बना लिया मैंने, ठीक बात है। टी इक्वल टू, अब यहाँ पे गैंट चार्ट इसलिए बना लिया कि हम अपना एग्जीक्यूशन प्रायरली देख, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सही से सॉल्व करते हैं। टी इक्वल टू 0 पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है नहीं, तो रेडी क्यू में कुछ नहीं डालना है। टी इक्वल टू 1 पे, हाँ है, P2 है, P2 को पुश कर दो, P1 है, पुश कर दो रेडी क्यू में। अब टी इक्वल टू 0 से 1 तक क्या होगा, CPU क्या होगा, आइडियल होगा। टी इक्वल टू 1 पे देखो क्या है, 7, मतलब टी इक्वल टू 1 पे मेरी प्रोसेस कौन सी अवेलेबल है, P1। और इस समय के लिए अवेलेबल में सबसे छोटी प्रोसेस P1 ही है, तो P1 ही एग्जीक्यूट होगी। और P1 जब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया तो वो एंड तक जाएगा। 7 + 1 कितना हो गया, क्योंकि 7 चाहिए उसको और टी इक्वल 7 सेकेंड चाहिए, तो ये 8 सेकेंड तक रन होगा। ठीक है, अब जैसे टाइम इक्वल टू 2 हुआ होगा, P2 भी अवेलेबल हो गया होगा, P3 भी अवेलेबल हो गया होगा, ये तो बाहर आ गया एग्जीक्यूट होने के बाद से। अब नेक्स्ट टाइम अवेलेबल में से शॉर्टेस्ट कौन है, देखो शॉर्टेस्ट P3 है, तो P3 एग्जीक्यूट होगा, ना कि P2, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल में जो भी प्रोसेस है, अवेलेबल क्यू में मतलब रेडी क्यू में जो प्रोसेस है उनमें सबसे छोटा P3 है, तो P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 9, 8 + 1 9 हो जाएगा। ओके, P3 एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद से जो भी ये बाहर आ जाएगा, अवेलेबल प्रोसेस कौन सा है, P2, अगर 1 है तो ऑलमोस्ट सबसे छोटा होगा, तो P2 एग्जीक्यूट हो जाए। P2 को CPU कितने टाइम के लिए चाहिए, 5 मिनट्स, 9 + 5 14, तो P2 एग्जीक्यूट हो गया। अब कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए वापस से वही पीछे से आना शुरू करो। P2 को कंप्लीट होने में 14 यूनिट्स लगे, P3 को कंप्लीट होने में 9 यूनिट्स लगे, P1 को कंप्लीट होने में 8 यूनिट्स लगे। 8 - 1 टर्न अराउंड टाइम निकालने, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम आ गया 7, इसका आ गया 12, इसका आ गया 6। वेटिंग टाइम निकाल लो, वेटिंग टाइम के लिए कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 0, 14 - 12 - 5 7, 6 - 1 5। इसमें वेटिंग टाइम का सम एवरेज निकाल लेंगे, 7 + 5/3, 12/3 विच इज़ इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। और SGF हमने देखा, इस वाले वीडियो में FCFS कवर किया और SGF देखा, इसके बाद से एक एग्जांपल देखे दोनों में। FCFS किससे कवर करता है, कॉन्वो इफेक्ट में, तो और SGF में थ्रूपुट ज़्यादा होता है, बस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके क्योंकि बस टाइम प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लॉन्च पैड पर जाके आप वो सारे कोर्स ट्रैक देखो, और मैं इनके सारे के लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। दैट इज़ इट, थैंक यू।